नमस्कार निवेशकों। द ग्रेट वर्ल्ड इकोनॉमी रीसेट पार्ट 2 के इस अंक में मैं विवेक महाजन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो निवेशक इस सीरीज का पार्ट 1 देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि एक निवेशक की हैसियत से आप अपने निवेश को कैसे अलग अलग साधनों में बांटकर निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निवेश को विभिन्न श्रेणियों में कैसे बांटना है और वो विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं। इन्हें प्रायः हम एसेट क्लासेस के नाम से जानते हैं। जैसे प्रमुख एसेट क्लासेस अगर हम माने तो उनको हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले कैश हालांकि एक एसेट क्लास नहीं है, जो हमें अपने लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन के संबंध निभाने के लिए, खर्चा करने के लिए जो कैश की ज़रूरत होती है वो या तो हम अपने बटुए में रखते हैं या सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं, जो एक कैश के बराबर ही है, जिसको हम एटीएम कार्ड या चेक की मार्फत से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख एसेट क्लासेस होती हैं वो हैं सबसे पहली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट आते हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरी होती है इक्विटी मार्केट में निवेश। इसके अलावा हम निवेश कर सकते हैं प्रेशियस मेटल्स में, जैसे गोल्ड में, और अंत में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में निवेश से भी हम पैसा कमा सकते हैं। इन सभी तरह के निवेश पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। जैसे अगर हम बचत खाते में अपना कुछ पैसा रखते हैं तो उस पर प्रायः पब्लिक सेक्टर बैंक 3% देते हैं। अब स्टेट बैंक ने उसको घटाकर 2.25% कर दिया है। कुछ प्राइवेट बैंक उसको 4 से 5% तक का भी ब्याज देते हैं। तो इस तरह से जो समय समय पर हमें ब्याज या और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, उससे हमारे धन की वृद्धि होती है। जैसे अगर हम देखें तो दूसरे कुछ निवेश जो होते हैं, शेयर मार्केट में निवेश है या म्यूचुअल फंड में निवेश है, उसमें हमें डिविडेंड भी मिलता है और आने वाले समय में हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, यानी हमारे जो निवेश है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट की मार्फत, हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट उतना ही रहता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी में या गोल्ड में निवेश करते हैं तो जो उसकी एसेट क्लास की जो आगे कीमत बढ़ती है, उससे भी हमें निवेश में फायदा प्राप्त होता है। इनमें से हर तरह के निवेश से प्रायः 2 आयाम हमेशा जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम रिस्क और रिटर्न के मार्फत जानते हैं, अर्थात जोखिम और वृद्धि की दर। जितना ज़्यादा हम निवेशक के रूप में रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, जोखिम लेने को तैयार रहते हैं, उतना ही अधिक रिटर्न या मुनाफा कमाने में हमारी क्षमता बढ़ती है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या बैंक में रखा हुआ आपका पैसा, उस पर कोई जोखिम नहीं है, तो प्रायः ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होगा कि इसमें कोई जोखिम नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब हुई है। जैसे हम चर्चा करें पीएमसी बैंक के घोटाले में, जब ये घोटाला उजागर हुआ तो निवेशकों को या डिपॉजिटर्स को ये लगने लगा कि उनका पैसा कहीं उनसे छिन ना जाए। तो अगर हम इसको एक टेक्निकल रूप में भी बात करें तो बैंक में रखा हुआ आपका रुपया सिर्फ 1 लाख रुपए प्रति डिपॉजिटर तक ही उसकी इंश्योरेंस दी जाती है। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए रखे हैं और वो बैंक फेल हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए तक ही मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब ये सरकार ने बढ़ाकर राशि इस वर्ष से 5 लाख रुपए कर दी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बैंक डिपॉजिट में भी रिस्क है, लेकिन काफी कम। इसी रिस्क को समझते हैं हम एक स्लाइड के माध्यम से। रिस्क को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क का एग्जाम्पल है हेलमेट पहनकर ऑटोमोबाइल चलाना।
बाकी सारे जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है वो फाइनेंशियल रिस्क कहलाते हैं। इक्विटी को डेट की बनिस्बत ज़्यादा रिस्की माना गया है। Adding equity to the portfolio reduces risk because equity and debt returns do not move in the same direction. Beyond a point, higher return is possible only by assuming a higher risk, and investment in gold also reduces risk, especially in turbulent times. अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को बांट कर टुकड़ों टुकड़ों में रखने से हम रिस्क को, जोखिम को कम कर सकते हैं। जैसे डाइवर्सिफिकेशन बहुत तरह से किया जा सकता है, डिफरेंट एसेट क्लासेस में, इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में उसको बांट दिया जाए, या अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग इक्विटी में भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में उसको इन्वेस्ट करें, ना कि एक ही क्षेत्र में, जिससे अगर उस क्षेत्र में नुकसान हो तो हमारा पैसा पूरी तरह से डूब जाए। जैसे अगर हम इक्विटी मार्केट में अगर स्वयं निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 शेयर चुनें, उनमें से अगर एक कंपनी हमें अच्छा रिटर्न नहीं भी दे पाती तो दूसरी कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे पाए। और यदि हम ये अपने लेवल पर नहीं कर सकते तो ये रिस्क हमारी ओर से म्यूचुअल फंड करता है। अगर हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर हमारी तरफ से हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। इसी तरह से हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में भी अपने निवेश को बांट सकते हैं, ताकि जो हमारे आने वाले वक्त में हमें समय के अनुसार जिस जिस पैसे की ज़रूरत पड़े हम उसके अनुसार अपना पैसा वापस ले सकें। अगले स्लाइड के माध्यम से हम जानेंगे कि रियल रिटर्न यानी वास्तविक रिटर्न क्या होता है। रियल रिटर्न वो रिटर्न माना जाता है जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद हम रिटर्न प्राप्त करते हैं। जैसे यदि मुझे बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर 6% का रिटर्न मिलता है तो इन्फ्लेशन यदि 5% है तो मेरा रियल रिटर्न हुआ 1%। इसके अलावा टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट फीस भी निकाले जाते हैं एक्चुअल रिटर्न जानने के लिए। तो अभी हमने जाना कि रियल रिटर्न, वास्तविक रिटर्न वो होता है जो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को नकार दे और उसके अलावा जो कुछ खर्चे उस इन्वेस्टमेंट्स पर हमें देने पड़ रहे हैं। जैसे इक्विटी मार्केट में जब हम निवेश करते हैं तो ब्रोकर की फीस जो हम देते हैं, या टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, या जब हम रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो उस पर स्टैंप ड्यूटी देते हैं या और तरह के खर्चे देते हैं, वो सब हमारा खर्चा निकाल कर जो एक्चुअल रिटर्न हमें मिले वो रियल रिटर्न माना जाता है। तो यहाँ पर हम चर्चा करने चाहेंगे एक दो एग्जाम्पल लेकर के कि जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपने वो उनमें से 1 लाख रुपया अगर अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखा तो आज की तारीख में शायद ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है 5.5 से 6% ब्याज देते हैं 1 साल के वक्त पर जो आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये 6% भी है तो सबसे पहले तो क्योंकि मुद्रास्फीति की जो एवरेज दर है वो पिछले 1 साल में 5% रही है, तो अगर मुझे बैंक 6% रिटर्न दे रहा है तो उसमें से मैं 5% निकाल दूं तो मेरा पोस्ट जो इन्फ्लेशन रिटर्न है वो 1% रहा। अब मुझे उस पर भी टैक्स देना है, तो जब मुझे बैंक फिक्स डिपॉजिट का भुगतान करेगा उसकी मैच्योरिटी पर तो वो मुझे 6% नहीं देगा। 6% में से अगर मैं मानूं कि मैं 20% की स्लैब में आता हूं तो 6% में से 20% काट कर, हालांकि बैंक सिर्फ टीडीएस काटता है, बाकी पैसा मुझे खुद जमा कराना होता है। तो अगर मैं मानूं कि मैंने उस पर 20% टैक्स दिया तो मुझे कुल रिटर्न टैक्स देने के बाद मिला 4.8%। और अगर मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की दर 5% है तो मुझे उतना भी रिटर्न नहीं मिला, यानी कि मैंने बैंक में रख कर अपने जो रिटर्न का जो एक्चुअल रिटर्न जो मुझे रियल रिटर्न है वो माइनस में मिला अगर मैं उसको टैक्स और इन्फ्लेशन उसमें से निकाल दूँ। पर मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करें ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी रखनी है। पर अगर मैं 1 लाख रुपया बैंक में रखता हूँ तो मुझे दूसरा 1 लाख इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जो मैं मान के चलूँ कि 2 से 3 कम से कम
2 से 3 या 5 साल की अवधि के लिए मैं निवेश करूं, और उस निवेश पर मुझे क्या उम्मीद होनी चाहिए, किस तरह के रिटर्न की मैं अपेक्षा कर सकता हूं इक्विटी मार्केट से। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले लगभग एवरेज हम अगर पिछले 10 साल की निकालें तो इक्विटी मार्केट ने लगभग 15% की दर से हर साल रिटर्न दिया है। किसी साल में वो माइनस भी रहा होगा, किसी साल में 40% भी रहा होगा, तो उसकी एवरेज जो पिछले 10 साल की निकल के आई लगभग 15%। अब आज की तारीख में अगर मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं जोखिम ज्यादा ले रहा हूं, रिस्क ज्यादा ले रहा हूं। तो अगर मैं वो रिस्क ले रहा हूं तो मुझे उम्मीद होगी कि मैं उस रिस्क के बनिस्बत रिटर्न भी अधिक कमा सकूं। तो इक्विटी मार्केट से मुझे किस तरह के रिटर्न की आज की तारीख में उम्मीद करनी चाहिए। यदि हम मान के चलें कि इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो अगर एक कंपनी की टर्नओवर या प्रॉफिट, अगर टर्नओवर 1 लाख है और प्रॉफिट अगर 1000 है, तो अगले साल में इन्फ्लेशन के कारण ही वो 5% बढ़ जाना चाहिए, बिना कुछ प्रोडक्शन बढ़ाए हुए। इसके अलावा क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमेशा एवरेज 5 से 6% की दर से ग्रो करती है, इस साल में तो वो दर शायद 0% भी हो, लेकिन एवरेज दर अगर मैं मान लूँ कि 6% है, तो कोई भी कंपनी जो है उसका जब प्रोडक्शन लेवल अपने आप ही 1 साल के बाद 6% बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि डिमांड 6% की दर से बढ़ेगी। तो जैसे जब जीडीपी का ग्रोथ होता है तो एक कॉमन कंपनी, एवरेज कंपनी उसमें 6% बढ़ा करके चलती है। तो अगर मैं 5% इन्फ्लेशन लूं, 6% जीडीपी का ग्रोथ लूं, तो एक आम कंपनी में, एवरेज कंपनी में इन्वेस्ट करने से मुझे 11% का रिटर्न मिलना चाहिए, उसकी अपेक्षा मुझे करनी चाहिए। और अगर मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूं या अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं, तो कम से कम उससे 15 से 20%, जो 11% रिटर्न है, मुझे 13 से 14% रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच अपना निवेश करें। साथियों, आज के हालात को देखते हुए कोविड-19 के बाद जब हमारी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी, तो हमारा रिस्क भी कुछ अधिक बढ़ जाएगा। किस तरह से? हम लोग जो नौकरी पेशा हैं, उनमें से बहुत से लोगों को सैलरी कट लेना पड़ेगा, कई लोगों को टेम्पररीली अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है और नई नौकरी ढूंढनी पड़ सकती है। जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनका प्रोडक्शन बंद होने से कम 1.5 से 2 महीने का नुकसान होगा, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो आपका एवरेज जो सेविंग होती है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस बढ़े हुए रिस्क से जूझने के लिए आवश्यक है कि हम अपना एक सुरक्षित कैश लेवल निर्धारित करें। मेरे अनुसार लगभग 6 महीने के खर्च के बराबर की रकम हमें अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी हमारे पर विपदा आती है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये आने वाला समय जो है काफ़ी मुश्किल भरा होगा। अब बाकी बची हुई जो रकम है, जो ये अपना एक इमरजेंसी फंड बनाने के बाद जो रकम बचती है, उसको हम अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करने के बारे में सोचेंगे। तो जैसा हम प्रायः पाते हैं कि हम सबका जोखिम लेने का जो लेवल है, यानी हमारा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। ये उम्र के हिसाब से भी चेंज होती है, यानी एक यंग एज में हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, रिटायर्ड आदमी कम रिस्क ले सकता है, और इसी तरह से अगर एक घर में एक से अधिक कमाने वाले हैं तो वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और अगर एक घर में एक ही कमाने वाला है तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम होती है। या फिर हमारे पास कितने बैकअप एसेट्स हैं, मेरे पास अपना घर है या नहीं है, या मुझे अपना होम लोन लेकर के उसकी किस्तें भी अदा करनी है, तो उसको देखते हुए भी मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो अपनी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार हम ये फैसला करते हैं कि हमें कितना पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है और कितना इक्विटी मार्केट में लगाना है। लेकिन
रिटर्न बनाने की जहाँ तक बात आती है तो हमें कुछ ना कुछ अपना जो निवेश का पोर्शन है वो इक्विटी मार्केट में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न बनाने का सबसे सेफ और बढ़िया माध्यम है, प्रोवाइडेड अगर आप समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप इक्विटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा भी 5% तक अपना निवेश जो है वो गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। और गोल्ड में निवेश करने का सबसे बढ़िया तरीका है या तो आप गोल्ड बॉन्ड की मार्फत निवेश करें या ETF की मार्फत। गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा समय समय पर लाए जाते हैं, इनकी अवधि लगभग 8 से 10 वर्ष की होती है। उतने समय के लिए आपका पैसा फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन आपको इसमें 2 फायदे होते हैं। 2.5% की दर से आपको एनुअल रिटर्न मिलता है, ब्याज मिलता है। इसके अलावा जो गोल्ड में एप्रिसिएशन आती है गोल्ड बॉन्ड में, वो आपको जब मैच्योरिटी पर उसके हिसाब से आपको कीमत अदा की जाती है। तो फिजिकल गोल्ड में निवेश करना प्रायः उचित नहीं है। अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो आप ETF या गोल्ड बॉन्ड की मार्फत करें। इसके अलावा यदि आपके पास बहुत अधिक पैसा है तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी, उसमें ज़्यादा जो अगर रिटर्न बनता है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में बनता है। उसमें लगाया गया पैसा जो है बहुत लंबे अरसे के लिए होता है और उसमें लिक्विडिटी बहुत कम रहती है। तो ये सब सोच समझकर आपको निवेश करना है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 में हम इक्विटी मार्केट में निवेश से संबंधित कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से उसमें निवेश करना है। हम कुछ पिछले हिस्टोरिकल एवरेजेस को देख करके जानने का प्रयास करेंगे कि इक्विटी मार्केट में कब निवेश उचित रहेगा और कितना रिटर्न आप बना सकते हैं इक्विटी मार्केट में अच्छी तरह से निवेश करने के बाद। तो आज का अंक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।